हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल देव दीक्षित सॉन्ग्स पर। आपको एक सूचना और देनी है कि इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैं आपको एक और कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं जो आसानी से क्या नहीं होता है, आसानी से आपको समझ में नहीं आता होगा या जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आता होगा, जैसे बायोलॉजी या कंप्यूटर या साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मैं कोई एक सब्जेक्ट अभी इसके बाद शाम को बैठ के डिसाइड करता हूँ किस पे आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ और बहुत सिंपल और आसान भाषा में वीडियो बनाओ ताकि आप लोग उसको समझ पाएं और आने वाले सारे प्रश्न आप कर पाएं। तो स्वागत है, उम्मीद है चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा ताकि आपके पास आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। और ये इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक है जो देखेंगे हम, भारत में गरीबी। तो गरीबी दो तरह की होती है। गरीब मतलब जो आम आदमी क्या रहता है, अपनी व्यवस्था ना कर पाए, पर ऐसा नहीं है कि गरीबी केवल ऐसी होती। गरीबी होती दो तरह की, वो आप समझ ले, एक सापेक्ष एक निरपेक्ष। पहले हम सापेक्ष गरीबी देखते हैं। सापेक्ष गरीबी मतलब किसी दूसरे की तुलना में गरीब होना। जैसे दुनिया का जो सबसे बड़ा आदमी होगा उसकी तुलना में मुकेश अंबानी, जो भारत या एशिया के सबसे बड़े आदमी, वो उसकी तुलना में गरीब होंगे और हम सब लोग मुकेश अंबानी की तुलना में गरीब होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमसे भी गरीब होंगे। मतलब किसी अन्य की तुलना में गरीब होना, उसको बोलते सापेक्ष गरीबी। और एक गरीब होती है निरपेक्ष गरीबी, बिना किसी तुलना के गरीब। मतलब ऐसे व्यक्ति जो अपनी मूलभूत सुविधाएं या जिंदा रहने के लिए आवश्यक वस्तु और सुविधाएं भी एकत्रित नहीं कर पाते हैं, उनको हम बोलते हैं निरपेक्ष गरीब। मतलब ये पक्का गरीब ही है, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारा मुद्दा मेन क्या रहता है, वो निरपेक्ष गरीबी रहता है, जो भारत में निरपेक्ष गरीबी है। पर चूंकि सापेक्ष गरीबी से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम उस वाले टॉपिक को ही फटाफट निपटा लेते हैं। सापेक्ष गरीबी को नापने को पूरी दुनिया में दो तरह की मतलब चीजें अपनाई जाती है। एक रहता है गिनी गुणांक, दूसरा लॉरेंज वक्र या लॉरेंज ग्राफ, जो इधर साइड बन रहा है। मैं आपको बता दूं गिनी गुणांक जो है 1912 में इटली के क्या है अर्थशास्त्री थे जिनका नाम गिन्नी था, उन्होंने दिया था। इसका मान 0 से 1 होता है। शून्य अगर होगा तो पूर्ण समानता है, मतलब सभी लोगों को जो मिलने वाली आय है वो बराबर बराबर पूरे देश में। और यदि इसका मान 1 आएगा तो जिस देश के बारे में ये बात कर रहे हैं उस देश के लोगों को, केवल एक व्यक्ति को सारी आय मिल गई और बाकी सभी लोग क्या है, रोड पे घूम रहे फालतू। इसका कभी भी मान 1 या 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे देश में बराबर बराबर आय का वितरण हो सारी जनसंख्या को। और कभी यह भी नहीं हो सकता कि 99.99% केसों के पास, लोगों के पास कुछ ना और केवल एक आदमी पूरी संपत्ति अपने पास रखा हो। तो ज्यादातर मामलों में क्या होगा, 0 या 1 इसका मान नहीं हो सकता। पर इस पर क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं कि 0 कब होता है और 1 कब होता है, तो आप इसको याद रखें। इसी का रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसी गिन्नी गुणांक जो 0 और 1 होता है, इसको ही दर्शाने के लिए एक लॉरेंज नाम के व्यक्ति थे अर्थशास्त्री, उन्होंने क्या किया था, एक ग्राफ बनाया था जिसको हम बोलते हैं, या एक कर्व से ऐसा करके दिखाई दिया था, दर्शाया था, जिसको बोलते हैं लॉरेंज वक्र या लॉरेंज कर्व। इन्होंने क्या बताया था, किसी भी देश की जनता के बीच आय का वितरण कैसा होता है और उसमें असमानता कैसी होती है, उसके लिए इन्होंने क्या किया, ग्राफ बनाया। अब ये ग्राफ थोड़ा सा आपको समझने वाला है, इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आप समझ लें कि ये मैंने लिखा है आय, ये मैंने लिखा है जनसंख्या, ये मैंने प्रतिशत लिखा है। आप ध्यान रखना कि 10% जनसंख्या, 20% जनसंख्या, 30% ऐसे करके 100% जनसंख्या। और इधर मैंने देखा है कि 10% आय, 20% आय, 30% आय, मतलब 100% आय। अब हम देखते हैं कि मान लो कोई देश ऐसा है जिसमें कि जितनी प्रतिशत जनसंख्या उतनी प्रतिशत आय उसके पास है। मतलब हर अगर 100 किसी देश की जनसंख्या 100 है और वहां पर रुपए भी 100 है, तो एक आदमी के पास 1 रुपए पहुंच गया। मतलब हर आदमी के पास 1 रुपए है और जितना भी पैसा वो सब में बराबर बराबर बढ़ गया। उस स्थिति में ये वक्र कैसा होगा, वो देख। 10 आदमी है, 10 रुपए बढ़ गए, फिर आने वाले और 10 आदमी यहां से बीच में 10 रुपए और बढ़ गए, फिर और बढ़ गए, फिर और बढ़ गए, ऐसे करके 10 10 10 इधर बढ़ते रहे, 10 10 10 10 आय बढ़ते रही। तो कैसे बनेगा, ये एक एरो बना, फिर दूसरा एरो ऐसा बना, फिर तीसरा एरो यहां बनेगा, चौथा एरो यहां बनेगा, पांचवा एरो यहां बनेगा, और कुल मिला के लाइन कैसी पड़ जाएगी, ये सीधी। यानी सब लोगों के पास बराबर बराबर पैसा, तो लाइन कैसी रहेगी, ये जिस पर मैंने लिख रखा है समानता की रेखा। क्या लिख रखा है, समानता की रेखा। इससे जितने दूर दूसरी रेखा होगी उतनी ही असमानता ज्यादा होगी, और ये लाइन जो बाजू में दिख रही है, ये लाइन जितनी इसके पास होगी उतनी असमानता कम होगी। ये असमानता का क्या है, गैप है। अब मैं आपको समझाता हूं ये कर्व कैसे बनता है। अब आप समझिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आय जो है, जो देश के 50% लोग हैं यहां से लेके यहां तक, मतलब देश की जो 50% जनसंख्या है उसके पास देश की कुल आय का कुल कितना प्रतिशत है, मात्र 10%। कितना, मात्र 10%। यानी 50% लोग जो
पूरे देश में है उनके पास कितनी देश की आय है 10%, तो यहाँ पॉइंट बन गया अपना ये, इधर से ये और इधर से ऐसा, ये पॉइंट बन गया। अब और आगे देखते हैं कि ये 50 से लेकर 80 तक 30% हुआ, 10, 20, 30, तो ये 30% जनता के पास बची वाली कितनी आय है 20%, ये 10 और ये 10, मतलब 50% जनता के पास 10% है, बची वाली 30% जनता के पास 20% है। तो यहां से कैसे बन जाएगा अपना, ये मैंने पढ़ रखा ऐसा, ये दूसरा पॉइंट ये बन गया। और हम देखते हैं कि बची वाली 15% जनसंख्या 80 से 90 10%, 90 से 95 5%, ये 15% जो जनसंख्या इसके पास फिर क्या है, इसके पास 10, 20, 30% क्या है आय का हिस्सा किसके पास है, इस 15% आबादी के पास। तो ये अपन ने यहाँ करके ये लगा दिए कोई ऐसा टिक लगा। और बची वाली जो 5% जनसंख्या है उसके पास बचा वाला 40% क्या है, मतलब कुछ ही लोग ऐसे हैं जो 5% है जिनके पास 40% आय अपने पास उन्होंने रख छोड़ी। तो अब हम इसको ग्राफ बनाए, तो ये जो 5% वाला है तो इसका बिंदु तो यहाँ आ गई, ये दूसरा वाला बिंदु यहाँ आ गया, तीसरा वाला यहाँ, चौथा वाला है। तो हमने इसको ऐसे करके ऐसा बनाया, तो ये कैसा बन गया, कर्व बन गया। तो इसको जो आय का वितरण जो है असमान वितरण, उसको दर्शाने के लिए जो ग्राफ बनाया था लॉरेंज ने, उसी को हम बोल लेते हैं लॉरेंज कर्व या लॉरेंज ग्राफ। और उसने ये बताया कि जितने ज्यादा असमानता होगी देश में, ये दूरी इस समानता की रेखा से ये दूरी ज्यादा होती जाएगी। जितनी ज्यादा असमानता होगी ये क्या होगा, असमानता, जितनी ज्यादा असमानता ज्यादा होगी तो दूरी भी क्या होगी इससे ज्यादा होगी, और असमानता कम होगी तो ये दूरी इसकी तरफ क्या होगी, पास आती जाएगी, पास आती जाएगी। तो ये था सापेक्ष गरीबी, किसी दूसरे की तुलना में गरीब होना, जो कि बड़े बड़े लोगों के लिए होती है। भारत में जो गरीबी चल रही है जिसको हम निरपेक्ष गरीबी बोलते हैं, जो कि योजना आयोग तय करता है, वो क्या फंड है वो हम समझ लेंगे। इसको तब तक के लिए मैं आप मिटा रहा हूं, किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं खींचा तो खींच ले। अब हमको देखना निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीब कौन, गरीब भारत में गरीब का मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी मूलभूत सुविधाओं की को एकत्रित ना कर पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, गरीब बोलते हैं भारत में। अब इसको मूलभूत सुविधाओं को एकत्रित करने में जो असमर्थ है, तो इसको तय कौन करता है, तो इसको भारत में तय करता है योजना आयोग, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अभी वर्तमान में जो क्या बन गया, नीति आयोग, पर अभी तक इसको कौन तय करते आया, योजना आयोग। तो भारत में गरीब कौन होगा, इसको कौन तय कर रहा है, योजना आयोग। कौन तय कर रहा है, योजना आयोग। और ये किस आधार पे कर रहा है, ये बहुत बार पूछा जाता है। आधार है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। जो परिवार है, जिसको हम गरीब माने कि नहीं माने, वो कितना उपभोग कर रहा है चीजों का, उसके आधार पर योजना आयोग ये मानेगा कि ये परिवार गरीब है कि नहीं, किस आधार पर, उपभोग व्यय के आधार। 1979 में एक समिति बनी थी, बाय के अलग समिति, जिसकी सिफारिश पे क्या कर लिया, जिसकी सिफारिश को 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या कर लिया, अपना लिया। और उसने सिफारिश की थी जो व्यक्ति शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन, कितना, 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त कर लेता है, वही व्यक्ति क्या है, वह व्यक्ति शहर में गरीब नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त कर लेता है, अपने भोजन में खा लेता है या खा सकने में सक्षम है, तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। ये कब से, 8वीं पंचवर्षीय योजना से इस वाले फंडे को क्या कर लिया, योजना आयोग ने अपना लिया। क्या कर लिया, योजना आयोग ने अपना लिया। कितना, 2100 शहर में और 2400 गांव में। पर ये अभी तक भारत में चल रहा है 2100-2400 वाला फंडा। आपको एक और जो छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि गरीबी रेखा मतलब क्या। गरीबी रेखा का सिंपल सा मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन पाड़ देते हैं कि जिससे नीचे जितने लोग हैं वो गरीब हैं और जिससे ऊपर जितने लोग वो अमीर। देखो कैसे, ये हमने कैलोरी रख ली इस साइड, ये कैलोरी रख ली, और ये यहाँ पर टिक लगा 2100 पे। शहर की बात कर रहे हैं, कैसे, किसकी बात कर रहे हैं, शहर में गरीब कैसे, ऐसे। ये कैलोरी जो है 2100, इससे नीचे रहने वाले लोग, इसके ऊपर वाले अमीर है, मतलब जो गरीब नहीं है, और इसके नीचे वाले क्या है, इसके नीचे वाले गरीब। कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगी 24, तो ये हो गया ग्रामीण क्षेत्र। तो इस जो लाइन है जिसके नीचे वाले लोग क्या है, गरीब है, उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, गरीबी रेखा। उसी लाइन को हम बोलते हैं गरीबी रेखा। और भारत में गरीबी रेखा 2100 और 2400 के आधार पर बनी है। किसके, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर।
इसके अलावा इस समिति की सिफारिश के अलावा बहुत सारी समितियां और भी बनी है भारत में जिनके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। एक बनी थी डीटी लकड़ावाला समिति, लिख लें, जिसने नहीं लिखा हो वो लिखते जाए। डीटी लकड़ावाला समिति, कौन सी? डीटी लकड़ावाला समिति बनी थी 89 में, रिपोर्ट दी 93 में। रिपोर्ट कब थी? 93। और इस लकड़ावाला समिति ने यह बोला कि शहर और गांव में अलग अलग तरह से गरीबी रेखा को तय करना चाहिए। अलग अलग कैसे तय करोगे? और इसने ये भी बोला कि अलग अलग स्टेट में या अलग अलग प्रदेश में शहर और गांव में अलग अलग करना चाहिए। मतलब प्रदेश में अलग होगी और वो प्रदेश में जो गांव अलग होगा उसमें अलग, शहर में अलग, इस टाइप से बोला। और उसने ये बोला, ये बार बार पूछते, उसने ये बोला कि शहर में करो आप औद्योगिक श्रमिक के आधार पर। औद्योगिक श्रमिक मतलब जो शहर में उद्योग है उसमें लगने वाले जो श्रमिक हैं वो कितना उपभोग करते हैं उसके आधार पे आप शहर में करो, और ग्रामीण में कृषि श्रमिक के आधार पर करो। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि में काम करने वाले लोग हैं वो कैसा अपना उपभोग व्यय कर रहे हैं उसके आधार पे आप तय करो। और शहर के अलग, गांव के अलग। और ये जो शहर गांव कर रहा है ये हर प्रदेश में अलग अलग करो। यानी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में शहर गांव अलग करो आप। एमपी है तो एमपी का शहर गांव अलग करो। और ये उन्होंने ये भी बोला कि ये यूपी और एमपी में अलग अलग हो सकती है। तो ये फंडा किसने दिया था? ये दिया था डीटी लकड़ावाला ने। तो कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ जाता। एक और समिति बनी थी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, आजकल वो अर्थशास्त्री रहे भी नहीं, सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट आई थी 2009 में। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया जाता है ये 7%, 37.2% पॉपुलेशन को इन्हें, जनसंख्या को इन्होंने क्या किया था? गरीब बताया था। कितनी जनसंख्या? इन्होंने इतनी जनसंख्या को गरीब बताया था। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा। पर सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है सुरेश तेंदुलकर समिति का, वो ये कि इन्होंने केवल उपभोग व्यय को नहीं माना। इन्होंने ये कहा कि 2100 कैलोरी कोई व्यक्ति शहर में प्राप्त कर लेता है या ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी प्राप्त कर लेता है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बस वो गरीब नहीं है। केवल खा लेने भर से क्या हो जाता है, आदमी की गरीबी और अमीरी हम तय नहीं कर सकते। यानी इन्होंने गरीबी का मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को क्या किया, अपना कई और आयाम उसके देखने का क्या किया, प्रयास किया। इन्होंने 6 चीज और उसमें जोड़ी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, महिलाओं को काम तक का अधिकार और महिलाओं को काम मिलता है कि नहीं मिलता है, और स्वच्छ वातावरण। ये 6 इन्होंने ऐसे टॉपिक और जोड़े कि इन 6 को भी गरीब है कि नहीं इसके लिए क्या करना चाहिए, तय करना चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति गरीब है कि नहीं है उसके साथ क्या क्या तय करो। पहले तो ये तय करो कि उसको 2100 कैलोरी शहर में मिल रही है कि नहीं, और उसके अलावा ये 6 चीज और मिल रही है कि नहीं। अगर इन 6 चीज में से कोई चीज नहीं मिल रही तो भी उसको गरीब आप मानो। सरकार ने सिफारिश क्या की, नहीं मानी। और 2012 में एक और समिति बनी, रंगराजन समिति। कौन सी समिति? रंगराजन समिति। तो ये इतनी सारी समितियां बनी है भारत में, काहे के लिए? गरीबी रेखा के लिए। सब समितियों के बारे में आपको सॉल्व कर दी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक ये पहुंच जाए और वो भी इकोनॉमिक्स के वीडियो का लाभ कमा सकें। थैंक यू सो मच।